दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का हिंदी का छठा सेट लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के 5 सेट को कवर कर लिया था और साथ ही जीके जीएस की भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जिन्होंने जो चैनल में नए हों, पहला वीडियो देख रहे हों, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो प्रैक्टिस सेट के देख सकते हैं। और जो हमसे पहले से जुड़े हैं तो वो जानते होंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सेट चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं छठे सेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यानी क्या? तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, बताइए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कंठ से होता है विसर्ग का उच्चारण। अब इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कौन कौन से शब्द जो अक्षर होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला संस्कृत का याद रखना है, आ कु ह विसर्ग नियानाम कंठा। कंठ, ठीक। तो यहाँ से यानी छोटा आ है, बड़ा आ है, ठीक है ना। का वर्ग आए, कोई भी का वर्ग कोई आता है, ठीक। और साथ में हा आता है, कोई विसर्ग। यहाँ पे देखिए विसर्ग की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा होता है, वो कंठ से उच्चारित होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ओष्ठ। ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि कौन सी होती है, वो भी देख लीजिए। तो उ पद मानियानाम ओष्ठ हो, ठीक है। यहाँ से छोटा हो, बड़ा हो, या कोई पा वर्ग हो, ठीक है ना। पा से ये पा वर्ग हो, ठीक है। ये पद्मानिया नाम हो तो वो ओठ से उच्चारित होता है। तालव्य, तालव्य से कौन होता है, तो ईचु यशानाम तालु इसका फॉर्मूला होता है। यानी ई से ये हो गया चा वर्ग हो गया, और यशानाम तालु, ठीक दोस्तों। यानी छोटी ई बड़ी ई है, चा वर्ग है, या और शा कहीं कोई ध्वनि होगी तो वहाँ पे तालव्य से उच्चारित होंगी ये सारी ध्वनि। और अनुनासिक क्या होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण। व्यंजन के जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण, ठीक, यानी अंक जिसमें बिंदु होती है, तो वो अनुनासिक होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका होगा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए अर्धविराम का प्रयोग कब होता है, जब दो शब्दों के बीच में, कोई दो शब्द हैं, दो शब्दों के बीच में जब वक्ता होता है, तब वक्ता अल्पविराम का, इसका यूज होता है अल्पविराम का, से अधिक ठहराव होता है। अल्पविराम से अधिक ठहराव जब होता है, वक्ता जो अल्पविराम से अधिक ठहराव चाहता है अगर, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठहराव पाता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग इस फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म है बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, या घृणा जातिवाचक। बताइए। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इसमें असंगत होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये असंगत है। इसका जो संगत युग्म होगा वो घृणा है, ये होगा भाववाचक। घृणा क्या होती है? एक भाववाचक होती है।
ये जातिवाचक ना होकर भाववाचक होती, शेष सारे सही हैं। बंदर की जाति होती है, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, ट्रिक याद रखनी है कि अपने आप को हमेशा उत्तम बोलना है कि मैं उत्तम, मैं क्या हूँ, उत्तम। अपने आप को हमेशा उत्तम रखना है। तुम मध्यम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। बाकी सब किस में जाएंगे, अन्य में जाएंगे। बाकी सब अन्य। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। अब मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, तुम होता है मध्यम पुरुष, बाकी किस में जाएंगे, अन्य में। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आएगा, मैं तो आ ही गया। इसके बाद क्या आ सकता है, हम आ सकता है, मैंने आ सकता है, ठीक है, हमने, मेरा, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, उत्तम में। तुम में क्या आ जाएगा, तुम से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, शब्द कौन कौन से आएंगे, जैसे तुम तो आता है, तुम्हारा, तुम्हारा हो गया, तू हो गया, तू हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, तुमको हो जाएगा। ये सारे मध्यम में हो जाएंगे, ये सारे मध्यम में हो जाएंगे। बाकी सब अन्य, बाकी सब अन्य में जैसे वह हो गया, वे हो गया, ये हो गया, ठीक है, यह हो गया, इन हो गया, ये सारे अन्य में जाएंगे। तो इस प्रकार बोला था जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े के पहचानिए। उत्तम पुरुष यानी मैं उत्तम, मैं हम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित, बताइए कौन सा होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनुशासित कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है, और जो शेष हैं ये संज्ञा के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, संज्ञा के रूप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। सकर्मक क्रिया, बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सकर्मक बोला है, यानी सकर्मक का यानी कर्म सहित। तो कर्म किसमें हो रहा है, तो इसका बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, निबंध लिख रही है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सकर्मक किसको कहते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्ता में ना पड़कर किसमें पड़ता है, सीधे कर्म में पड़ता है। किसमें पड़ता है, कर्म में, कर्म में पड़ता है। क्या पड़ता है, कर्म में, बताइए। तो क्रिया का जो प्रभाव होता है कर्ता में ना पड़कर क्रिया का प्रभाव, किसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ता है, कर्म में। तो उसको सकर्मक बोलते हैं। तो यहाँ पे बालिका निबंध लिख रही है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण संबंध रखता है, कौन सा रखता है, बताइए। तो इसमें सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। संयोजक क्रिया विशेषण होता क्या है, तो क्या होता है कि जिन क्रिया विशेषण से, जिन क्रिया विशेषणों से का, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध, मान लीजिए संबंध किससे होता है, किसी उपवाक्य से होता है, किसी उपवाक्य से होता है, उपवाक्य से, ठीक होता है, उसको क्या बोलते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण। जब किसी क्रिया विशेषणों का संबंध किससे होता है, उपवाक्य से। तो इसमें देखिए, जैसे वह खाकर स्कूल गया, मैं जाकर देखूंगा, तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, यानी जब आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, जब तब। तो इसका संबंध दूसरे उपवाक्य से है, इसलिए इसमें कौन सा होगा, संयोजक क्रिया विशेषण होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जोगी। ठीक, शेष कितने, शेष जो होंगे नर्मदा, अमावस्या या वक्त्री, तो ये सारे स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द, गौ, गौ का अर्थ बताइए। सबसे पहले क्या होता है, गाय, ये तो सभी को पता होगा, गाय, गौ का अर्थ गाय। अब ये एक वचन है कि बहुवचन है कि सदा बहुवचन है, ये सदा एक वचन है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हमेशा क्या होती है, एक वचन। ठीक, ये एक वचन होती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बताइए कौन सा होगा? संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद, भविष्यत हेतु हेतु मद, भूत या अपूर्ण भूत? तो दोस्तों हम बताते हैं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, डी सही होगा, क्योंकि पानी बह रहा था, इस वाक्य में जो क्रिया है अपूर्ण भूत का बोध करा रही है। क्रिया जो है किसका बोध करा रही है? अपूर्ण भूत का, क्योंकि पानी बह रहा था। हमने जब गए थे वहाँ पे तो देखा था कि पानी बह रहा था, तो अपूर्ण क्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है ना, तो अपूर्ण भूत होगा इसमें। कौन सा होगा? अपूर्ण भूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भाववाच्य छाटना है इसमें। भाववाच्य छाटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, बहुत सिंपल सा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तोते से उड़ा नहीं गया, जब भी ना का बोध होता है, नकारात्मक बोध होता है, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाच्य होता है। वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहला था दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तो इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता होगी। कौन सा होगा? कर्मवाच्य, क्योंकि द्वारा आ गया है इसमें, दादाजी के द्वारा, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। और अशोक ने आइसक्रीम खाई और चोर पकड़ा गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया, इन दोनों में दोस्तों कृतवाच्य आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक को क्या दीजिए? पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा होगा? तो इसमें कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन से दोस्तों होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द जो होते हैं, संस्कृत के शब्द, ठीक, ये होते हैं तत्सम। और तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक, तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अग्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? कौन सा उपसर्ग? बताइए। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उन। जो उन है वो हिंदी का उपसर्ग है। ठीक, और शेष जो हैं वो किसके हैं? वो सारे कौन से? उर्दू के हैं। बात करें उपसर्गों की संस्कृत में संख्या। संस्कृत में जो उपसर्ग कभी कोई बोल देता है उपसर्ग कितने हैं, तो याद रखना है 22। कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? 22। और उर्दू की बात करें, उर्दू की अगर बात कर देता है तो उसमें हम लोग लगभग 19 होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय यानी कि शब्द के आखिरी में लगाया जाता है। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आई प्रत्यय लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह, तो आरोही आपने पढ़ा होगा मैथ में, आरोही अवरोही पढ़ा हुआ है, आरोही अवरोही, इसीलिए आरोह का क्या हो जाएगा? आरोही अवरोही पढ़ा, आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोही। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें जल ही जीवन है, इसमें नीचे लाइन दी हुई है जल ही जीवन है, तो जल के बारे में पूछा गया है कि इसका क्या होगा? पर्यायवाची है ये, समीर होगा, ललित होगा, ईला होगा या वारी होगा? तो बहुत सिंपल सा है, जल का क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वारी होता है। जल का क्या होता है? वारी होता है। इसका पर्यायवाची और कौन सा होता है? अम्बु भी होता है, अम्बु भी होता है, हम लोग अम्बु भी बोल सकते हैं। अम्बु हो गया, नीर हो गया, पानी भी हो जाएगा, पानी, ये सारे अम्बु होगा, ये अम्बु हो जाएगा, अम्बु हो गया हमारा। ठीक है, ये नीर हो गया और ये हमारा पानी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पानी हो जाएगा, ये हमारा नीर हो गया। इसके साथ साथ समीर का बताइए दोस्तों, समीर किसका होता है? दोस्तों समीर आप जानते हैं हवा का पर्यायवाची है, किसका? हवा का हो गया।
हवा को क्या और बोलते हैं, वायु बोल सकते हैं, ठीक है। अनिल भी बोल सकते हैं, इसी का पर्यायवाची होता है अनिल, ठीक है। तो ये सारे, और पवन भी हो सकता है समीर का, ठीक है। ललित किसका होता है दोस्तों, दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा, ललित का क्या हो जाएगा, खूबसूरत, क्या हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरत, या फिर क्या बोल देंगे, रुचिकर भी हो सकता है इसका, रुचिकर, क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा दोस्तों, या फिर ललाम भी हो सकता है, किसका हो जाएगा, ललित का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, बता दें, ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ईला, किसका पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का होता है। इसी में हमारा सारी धरा भी आ जाएगा, इसी में धरती सभी लोग जानते हैं, वसुधा वसुंधरा भू भी आ जाएगा इसी में किस में आ जाएगा, और इसमें वसुधा भी इसी में आ जाएगा। वसुधा किसका होता है, तो ये हमारा भूमि का हो जाएगा। धरा भी हो जाएगा इसी में धरा आ जाएगी, ठीक है। धरत्री आ जाएगी इसी में। ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, हमारे पृथ्वी के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 18वां फिर से वही रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका भी वारी ही ऑप्शन होगा क्योंकि वही क्वेश्चन सेम आ गया है। अगला 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कामिनी। कामिनी जो है वो रात का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रजनी, यामिनी, विभावरी ये सारे रात के पर्यायवाची होते हैं। कामिनी जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, तो आपको बता दें जो कामिनी होता है नारी का पर्यायवाची होता है, नारी हो गया, ठीक है। स्त्री भी इसी में आ जाएगी, स्त्री हो गई, और रमणी भी इसी में आ जाएगी, रमणी दोस्तों, और इसी के साथ हमारा वामा भी इसी में आ जाएगी, वामा। तो ये सारे कामिनी के होते हैं। रात की अगर बात की जाए तो रात में हमारा सिंपल सा रात्रि आ जाएगा, सिंपल सा जो आपको सभी को पता होगा रात्रि होगा। रैन भी इसी में आ जाएगा, रैन। ये सारे किसके हैं, ये सब रात यानी रजनी के हैं। यामिनी तो इसी में दिया हुआ है, विभावरी भी दिया हुआ है। तमी भी किसका होता है, तमी भी पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद निशी भी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। तो इतने सारे पर्यायवाची होते हैं रात के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है। ऐतराज की बात कर रहा है, तो इसमें किसका होता है, ऐतराज का मतलब क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो ऐतराज का अर्थ होता है आपत्ति, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कली और कली, इसका सही शब्द युग्म क्या होगा, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए दोस्तों, तो इसका हम ऑप्शन बताते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। कली यानी कलयुग और कलिका, कलयुग और कलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। अशक्त, शकत, अशक्य या अशोक। तो जिसमें शक्ति ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अशक्त बोलेंगे। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऑप्शन दे दिए गए, स्थानपन्न, स्थानापन्न, स्थान प्लस आपन्न या स्थापन और ना। दोस्तों कौन सा होगा बताइए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थान प्लस आपन्न। और इसमें कौन सा संधि होगी, संधि की बात करें तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा आ बनाते हैं, एक बड़ा आ बनाते हैं, जो कि किसको, कौन संधि को प्रदर्शित करता है, दीर्घ संधि को प्रदर्शित करता है। इसमें कौन संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी 24 नंबर भी फिर से रिपीट कर गया है। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका सी ही ऑप्शन था। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन है, बहुब्री, अव्ययीभाव, द्वंद्व या दिगु। तो हम आपको बता दें, पहला पद, इसमें 4 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो हो गया
पहला पद यानी कि अव्यय हो, ठीक, दूसरा प्रथम पद प्रधान हो, ठीक, तीसरा हो उपसर्ग हो प्लस संज्ञा हो, ठीक, तब भी यहाँ पे कौन सा होगा, अव्ययभाव ही होगा, ठीक है। या फिर अव्यय प्लस संज्ञा हो, अव्यय हो साथ में संज्ञा हो, तब भी कौन सा होगा, तब भी अव्ययभाव ही होगा। या फिर किसी शब्द का दोहरीकरण हो, किसी शब्द का अगर दोहरीकरण हो रहा हो तब भी वहां पे कौन सा होगा, अव्ययभाव होगा। जैसे हमने बोला दिनों दिन, क्या बोला, दिनों दिन, तो इसमें अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। इसी प्रकार बहुब्रीहि समास क्या देखते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो बहुब्रीहि की हम लोग साथ में बात कर लेते हैं। बहुब्रीहि, यहाँ पे बहुब्रीहि की बात कर लेते हैं। तो जहां पर क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक पद जुड़े हों, पद क्या हों, जुड़े हों, और किसी अन्य अर्थ को जन्म दें, अर्थ को जन्म देते हैं, जन्म दे, तो वहां पे कौन समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी बता देते हैं सिंपल सा, जैसे हमने बोला नीलकंठ, क्या बोला, नीलकंठ, तो ये किसको, अन्य अर्थ क्या बता रहा है, शिव जी को बता रहा है, किसको, शिव जी को, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व, इसको देख लेते हैं, द्वंद्व समास को भी देख लेते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है हमारा, तो जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद जो होते हैं, दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है, वहां पे क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। बीच में योजक चिन्ह भी प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन, ठीक, इस प्रकार से द्वंद्व समास होता है। और द्विगु की बात करें तो द्विगु क्या होता है, देखिए सिंपल सा है, इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, अगर तोड़ें तो दी प्लस गु में टूटेगा, दी का मतलब होता है दो, और इसका मतलब होगा गु का मतलब गाय, ठीक, दो का मतलब ये क्या है, एक संख्यावाचक है, क्या है, संख्यावाचक, ये क्या है, संज्ञा, ये क्या है, गाय क्या संज्ञा है, दो क्या एक संख्या है। तो सिंपल सा है, यानी पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, कोई संज्ञा हो, तो वो वहाँ पे द्विगु होता है, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, पंचवटी, क्या बोला, पंचवटी, ठीक, तो यहाँ पे द्विगु समास हमारा आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन देख लिए कौन कौन से हैं, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है, आज की सभा में अनेकों लोग या उपस्थित थे, दोस्तों देख के बताइए। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनेकों लोग उपस्थित, यहाँ पे अनेकों लोग नहीं होगा, अनेक लोग होगा, क्या होगा, अनेक होगा, अनेक लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार का सिद्धांत आधारित है, चार ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, शंकुक, क्या ऑप्शन होगा, शंकुक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में यगण यानी लघु गुरु लघु होता है, वह छंद है, कौन सा होगा, मालिनी, बरवय, रोला या इंद्रवज्रा, दोस्तों बताइए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बरवय। मालिनी क्या होता है उसको भी देख लीजिए, तो इसमें क्या होता है, दो नगण और एक मगड़ और जो दो यगड़ होते हैं, दो यगड़,
के क्रम में क्या होता है, 15 वर्ण होते हैं इसमें। ठीक, कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं किसमें, मालिनी में। ठीक ठीक, बरवे आपको बता दिया। रोला क्या होता है, इसमें कुल क्या होती हैं, ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं। 24 मात्राएं होती हैं, 11 11 और 13, 11 और 13, 11 11 और 13 13, 11 13 के उसमें मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 और 13 के में, और कहाँ पे यति होती है, 11वीं व 13वीं मात्राओं पर यति होती है। ठीक है ना, 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति होता है। ठीक, तो ये रोला हो गया। इंद्र वज्रा देख लीजिए, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इंद्र वज्रा में इसमें जो होता है, तो 2 तगड़ होते हैं, 2 तगड़ और 1 जगड़। क्या होता है, 1 जगड़, और 2 क्रम से होते हैं, वहाँ पे इंद्र वज्रा छंद होता है। दोस्तों ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 29, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए दोस्तों, कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार दोस्तों होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। 2 बार मनुष्य आया हुआ है, 2 बार शब्द आया मनुष्य, और उसका अर्थ समान है, समान अर्थ है, दोनों का समान अर्थ है। तो जहाँ पे समान अर्थ होता है दोनों का, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है। अनुप्रास के अंदर कौन सा होता है, एक लाटा अनुप्रास होता है। तो ये लाटा अनुप्रास का भेद था, ये भी आपको याद रखना, लाटा अनुप्रास और ये अनुप्रास का भेद था। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 4 ऑप्शन है, पोर्ट लुई, मॉरिशस, नई दिल्ली भारत, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद या लंदन ब्रिटेन, बताइए दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस की राजधानी जो थी पोर्ट लुई, मॉरिशस की जो ये राजधानी है पोर्ट लुई में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1976 को हुआ था। क्वेश्चन अगर आ जाए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, क्वेश्चन क्या आ जाए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन वो कब हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रथम और द्वितीय। तो ये कब हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये 1975 ईस्वी में हुआ था, नागपुर में हुआ था। 1975 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था, जो कि भारत में, नागपुर भारत में हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। इसमें इसका अर्थ बताना है लोकोक्ति का। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों का प्रायः तेल बेचना पड़ता है। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा, तो इसका साफ साफ बी ऑप्शन नजर आ रहा है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। दोस्तों कौन सा होगा, ठीक ठीक न्याय हो जाना, यानी दूध का दूध पानी का पानी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका सही था, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है ना, दूध का दूध पानी का पानी। इसमें हमने ए, बी और डी के भी ऑप्शन बता दिए हैं कि सावधानी और धैर्य से काम लो। पहले वाले का हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता। और डी हो जाएगा, तू डाल डाल मैं पात पात का, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 33 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राहुल संकृत्यायन ने जो हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम है उसको सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। इसी के साथ जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने चारण काल बोला है। क्या बोला है, इसी काल को चारण काल। क्या बोला है, चारण काल या फिर संधि काल बोला है। क्या बोला है, संधि काल, संधि काल। ठीक,
और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो ये आदिकाल को बोला था, इन्होंने आदिकाल नाम दिया था, आदिकाल। आदिकाल। इसी के साथ दो आपको और याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर इसी को और किसने बोला था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं। वीर गाथा काल किसने बोला था, वीर गाथा, वीर गाथा काल भी इसको कहा है, किसने कहा है, वीर गाथा काल। तो आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इसको कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। और एक और याद रखना है आपको कि बीज बपन काल, बीज बपन काल ये किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक दोस्तों, ये आपको दो और याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे ये अनुच्छेद दिखा दे रहा हूँ, इसको आपको पढ़कर यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको करने हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो आपको 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 34 हो गया, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। ये दोस्तों आप लोगों को होमवर्क में हम लोग देते हैं, हमेशा देते आए हैं, ठीक है ना। ये पढ़ने में हमको भी समय लगेगा, इसलिए ये आपको होमवर्क दिया है। और कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा इसके आंसर क्या होंगे। दोस्तों 34, 35, 36 होमवर्क में रहेगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सत्र का। क्वेश्चन नंबर 37, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, उपसर्ग आ एवं प्रत्ययता, उपसर्ग नहीं है, प्रत्ययता, उपसर्गता और प्रत्यय, या फिर उपसर्ग अकर्मण्य एवं प्रत्ययता। बताइए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछा है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अकर्मण्यता में आ जो है वो क्या, एक उपसर्ग है, और जो यहाँ पे जो ता है वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। और हमने सारे आज जितने भी क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के 37 क्वेश्चन कवर किए हमने इसी वीडियो में। हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सबको हम लोगों ने समझते हुए हम लोगों ने एक एक चीज़ को समझा है। इससे सारी चीज़ें, ये मान लीजिए ये 37 क्वेश्चन नहीं थे, इस 37 में आप लोग इसमें 150 या 200 क्वेश्चन आपने 1 घंटे या फिर 1 से कम घंटे, आधे ही घंटे में आपने कवर किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।